गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब। आज की हमारी क्लास रहेगी संगम युग से संबंधित है। तो जो भी बच्चे आगे आने वाले एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपकी आगे की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। जो चोल साम्राज्य है उसकी नींव किसके द्वारा डाली गई थी। ऑप्शन ए है कृष्ण प्रथम के द्वारा, ऑप्शन बी है राजराज चोल के द्वारा, ऑप्शन सी है विजयालय के द्वारा, ऑप्शन डी है परांतक के द्वारा। तो चोल साम्राज्य की नींव किसके द्वारा डाली गई थी। ऑप्शन देख के आपको आंसर देना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां से आपको एक तो पता चल गया कि जो चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी कब डाली गई थी, 9वीं शताब्दी में। तो 850 ईसा पूर्व के लगभग क्या 850 ईस्वी के लगभग क्या था कि जो पल्लव साम्राज्य था वहां के सामंतों का एक सरदार था, क्या नाम था उसका, विजयालय। उसने क्या किया, पांड्यों की जो कमजोर स्थिति को देखकर तंजौर पर आक्रमण कर दिया था और वहां पर तंजौर के अंदर एक दुर्गा मंदिर की स्थापना भी की थी और वहीं से इसने तंजौर से ही क्या किया था, चोल साम्राज्य की नींव डाली थी। किसके द्वारा डाली गई थी, विजयालय के द्वारा। और क्या था ये, पल्लव साम्राज्य के अंतर्गत जो सामंत हुआ करते थे उनका सरदार था और पांड्यों के ऊपर इसने आक्रमण करके तंजौर के अंदर जो क्या किया था, चोल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। इसने सबसे पहले वहां पे एक दुर्गा मंदिर की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। नंदी की मूर्ति कहां पर है, एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है, कौन से मंदिर परिसर के अंदर है। ऑप्शन देख लीजिए, बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी है लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी है कंदरिया महादेव मंदिर या ऑप्शन डी है लेपाक्षी मंदिर। तो भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मंदिर है कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, राजराज प्रथम के द्वारा। तंजौर के अंदर है ये मंदिर, राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर। इसके दोनों ही द्वार के ऊपर जो इसके दो द्वार है वहां पर द्वारपाल दोनों बनाए गए हैं, दोनों तरफ एक एक द्वारपाल खड़े हैं। और जो इसका प्रांगण है उसके बीच में नंदी की एक विशालकाय मूर्ति है और उसी मूर्ति को भारत की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति माना जाता है। कौन से मंदिर में है, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के अंदर है ये। और कौन सी शैली में बना हुआ है, तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इससे पहले की क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि दक्षिणी भारत में जो मंदिर बनाए जाते थे कौन सी शैली में बनाए जाते थे, द्रविड़ शैली के अंदर, और उत्तर भारत में नागर शैली के अंदर और मध्य भारत में बेसर शैली के अंदर। तो बृहदेश्वर मंदिर है जहां पे एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है और जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है। और इसी के मंदिर के जो द्वार है उन द्वारों पर दोनों साइड में एक एक द्वारपाल की मूर्तियां बनाई गई है और जो मंदिर का प्रांगण है उसमें नंदी की मूर्ति है। और ये मंदिर किसको समर्पित है, भगवान शिव को, भगवान शिव को समर्पित है बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की, कौन सी जो है चोल प्रशासन की विशेषता थी। जो नीचे 4 विशेषताएं दी गई है, इन ऑप्शन को देखकर हमें बताना है कि कौन सी विशेषता है जो चोल प्रशासन की विशेषता थी। पहला ऑप्शन देख लीजिए, साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ऑप्शन बी है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ऑप्शन सी है राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, ऑप्शन डी है कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। कौन सी विशेषता है जो चोल साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो पंचायत प्रणाली है, जो ग्राम में पंचायतों की व्यवस्था है, वो प्राचीन काल में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो चोल साम्राज्य के अंतर्गत ही शुरू की गई थी, यानी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल साम्राज्य के अंतर्गत हर गांव में एक ग्राम सभा होती थी जो केंद्र से पूरी तरह से मुक्त होकर, यानी केंद्र उस पर नियंत्रण नहीं रखता था, पूरी तरह से मुक्त होकर अपने निर्णय लिया करती थी। और इसी वजह से चोल साम्राज्य अपना जो है काफी फेमस था, यानी काफी प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए था। किसकी वजह से,
ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता की वजह से। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहां पर हैं? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन, यानी जो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन थी उसके अंतर्गत बहुत से ब्यौरे हैं। कौन से शिलालेखों से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है? दक्षिणी भारत में जितने भी जो साम्राज्य थे उनके बारे में सबसे ज्यादा चोलों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी है, क्योंकि चोल साम्राज्य के अंतर्गत ज्यादातर जानकारियां शिलालेखों पर लिखी गई है। इसी वजह से हम सबसे ज्यादा जानकारी चोल साम्राज्य के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन से संबंधित जानकारी हमें कौन सी शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है तंजावुर, ऑप्शन बी है उरेयूर, ऑप्शन सी है कांचीपुरम शिलालेख, या ऑप्शन डी है उत्तर मेरूर शिलालेख। तो कौन से शिलालेख से ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो ये हमें मिलती है उत्तर मेरूर शिलालेख से। उत्तर मेरूर जो शिलालेख है वहां से हमें ग्राम प्रशासन, चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन था उसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखा करता था? यानी जो चोल प्रशासन के अंतर्गत जो वरीयम उद्यान का कौन सा वरीयम था? जो वरीयम समितियां बनी हुई थी, अलग अलग वरीयम बने हुए थे, कौन सा वरीयम था जो उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो देखिए कौन सा वरीयम था। ऑप्शन ए है पौन वरीयम, ऑप्शन बी है एरी वरीयम, ऑप्शन सी है टोट वरीयम, या ऑप्शन डी है संवत्सर वरीयम। कौन सा समिति ऐसी थी, वरीयम यानी समिति थी जो उद्यान प्रशासन का कार्य देखती थी? जो अलग अलग समितियां बनी हुई थी, अलग अलग वरीयम बने हुए थे, कौन सी थी जो उद्यान प्रशासन का कार्य देखती थी? पहली है पौन वरीयम। ये कौन सी समिति थी? तो ये आपकी थी सवर्ण समिति। कौन सी समिति हो जाएगी? सवर्ण समिति। एरी वरीयम, ये आपकी थी तालाब समिति। कौन सी समिति थी? तालाब समिति। संवत्सर वरीयम, ये आपकी थी वार्षिक समिति। कौन सी हो जाएगी? वार्षिक समिति। इसके अलावा एक होती है टोट वरीयम, ये थी उद्यान समिति। उद्यान की रखरखाव का कार्य जो देखती थी, उद्यान समिति। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी उद्यान प्रशासन का कार्य किसके द्वारा देखा जाता था? टोट वरीयम के द्वारा। सवर्ण समिति पौन वरीयम कहलाती थी, तालाब समिति एरी वरीयम कहलाती थी, टोट वरीयम उद्यान समिति कहलाती थी, और संवत्सर वरीयम वार्षिक समिति थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे अधिक विख्यात हुई थी? कौन सी प्रतिमा थी चोल साम्राज्य के अंतर्गत जो बहुत ज्यादा विख्यात हुई थी और आज तक भी बहुत ही ज्यादा फेमस है? तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सी प्रतिमा थी वो। ऑप्शन ए है पत्थर की प्रतिमाएं, ऑप्शन बी है संगमरमर की प्रतिमाएं, ऑप्शन सी है विष्णु भगवान की पत्थर की शिलाओं पर अंकित प्रतिमाएं, या फिर नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। तो अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स, बहुत सारे ऐसे जो लोहे का आपका ज्योमेट्री बॉक्स आता है उस पर आप देखते हो कि एक नटराज की मूर्ति बनी होती है जो चतुर्भुजी मूर्ति होती है। ये किस काल की है? ये चोलों के काल की है, और नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा बनी हुई थी जो काफी फेमस थी, और आज तक ये जो है काफी फेमस है ये प्रतिमा। नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं, चोल साम्राज्य के अंतर्गत कांसे की प्रतिमाएं जो थी बहुत ज्यादा बनाई जाती थी। अलग अलग धातुओं की प्रतिमाएं बनाई जाती थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रतिमा बनाई जाती थी वो थी कांसे की। तो नटराज शिव की जो कांसे की प्रतिमा थी ये सबसे ज्यादा जो है विख्यात हुई थी। ऑप्शन डी वाला आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेहतर व्यापारी चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए थे? बेहतर व्यापारी जो है चीन के अंदर भेजे गए थे, किसके शासनकाल में भेजे गए थे इस दल को? ऑप्शन ए है कुलोतुंग प्रथम, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी है राजराज प्रथम, ऑप्शन डी है राजधिराज प्रथम।
तो चोल शासक था कुलोत्तंग प्रथम। इसी के द्वारा 1070 ईस्वी के अंदर बेहतर व्यापारियों का एक काफिला कहां पे भेजा गया था? चीन के अंदर। तो ऑप्शन ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा कुलोत्तंग प्रथम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चोल राजाओं में किसी एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। सिलोन का अर्थ है श्रीलंका। इनमें से कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है आदित्य प्रथम, ऑप्शन बी है राजराज प्रथम, या ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी है विजयालय। कौन से चोल शासक के द्वारा श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? सबसे पहले श्रीलंका पर जिसने आक्रमण किया था वो था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने सबसे पहले आक्रमण किया था, लेकिन इसने सिर्फ श्रीलंका के उत्तरी भाग पर ही विजय प्राप्त की थी। सबसे पहले आक्रमण करके उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन उसके बाद राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था और वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर कहां लेके आया था? चोल साम्राज्य के अंतर्गत लेके आया था। और वहां पर 12 वर्षों के बाद महेंद्र पंचम की मृत्यु हो गई थी और इसने पूरे सिलोन, उस टाइम श्रीलंका को क्या बोला जाता था? सिलोन, उस पे अधिकार कर लिया था। ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलोन पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, तो वो था राजराज प्रथम, लेकिन चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो वो हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही है? नीचे आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको मिलान करना है कौन से इनमें से सही है। पहला है एरीपति। एरीपति का अर्थ भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय की रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। दूसरा है तनयूर। इसका अर्थ है एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। तीसरा है घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबंधित विद्यालय। तो कौन सा इन तीनों में से सही है? ऑप्शन ए है 1 और 2 2 सही है, ऑप्शन बी है केवल तीसरा सही है, ऑप्शन सी है 2 और 3 सही है, या ऑप्शन डी 1 और 3 सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा? तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला है एरीपति। अभी हमने पढ़ा था एरीवरियम जो समिति थी किससे संबंधित थी? तालाब समिति थी जो एरीवरियम कहलाती थी। और यहाँ पे क्या दिया गया है? भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। ग्राम जलाशय ये तालाब से ही संबंधित है, तो पहले वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। एरीपति क्या था? भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व किसके लिए रखा जाता था? ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए। दूसरा है तनयूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। ये गलत हो जाएगा। ये एक ग्राम सभा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था। कौन सा? तनयूर। तीसरा है घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबंधित जो विद्यालय थे उन्हें क्या कहा जाता था? घटिका। तो तीसरा आपका सही है। पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला और तीसरा दोनों सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? इनमें से कौन सा ऐसा प्रशासन था, कौन से साम्राज्य के अंतर्गत महिलाओं को उच्च पद प्रदान किए जाते थे? ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी है चालुक्य, ऑप्शन सी है पाल, या ऑप्शन डी सेन। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो चालुक्य साम्राज्य के अंतर्गत महिलाओं को उच्च पद प्रदान किए जाते थे। ऑप्शन बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। तोलकापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तोलकापियम ग्रंथ जो तमिल भाषा का, किस भाषा में हो जाएगा? तमिल भाषा। तमिल भाषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, प्रशासन से, ऑप्शन बी है विधि से, ऑप्शन सी है व्याकरण और काव्य से, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तोलकापिय
अगस्त्य ऋषि के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक था जिसके द्वारा ये लिखा गया था। और ये किससे संबंधित था? तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित था। कौन सा? तोल्कापियम ग्रंथ। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है? इनमें से कौन सा ऐसा संग्रह है जिसको 5वां वेद भी समझा जाता है? ऑप्शन ए है तोल्कापियम, ऑप्शन बी है शिल्पदीकरण, ऑप्शन सी हो जाएगा मणिमेखले, ऑप्शन डी है तिरुमुराय। कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? कौन सा ऐसा संग्रह है जिसको 5वां वेद भी समझा जाता है? तो ये हो जाएगा तिरुमुराय। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तिरुमुराय एक ऐसा लेखन संग्रह है और किसके द्वारा? शैव संतों के द्वारा इसे लिखा गया है। और ये किससे संबंधित है? तो इसके अंतर्गत भगवान शिव को समर्पित गीत और भजन लिखे गए हैं इसके अंतर्गत। इसमें तिरुमुराय के अंदर शैव संतों के द्वारा लिखे गए हैं, भगवान शिव को समर्पित गीत और भजन लिखे गए हैं और इसी को 5वां वेद माना जाता है। तो ऑप्शन डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? नीचे जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, तमिल क्षेत्र की सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। जो तमिल क्षेत्र के सिद्ध हुआ करते थे वो एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। ऑप्शन बी है। दूसरा स्टेटमेंट है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, या ऑप्शन सी ना तो एक ना ही दो। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला है कि तमिल क्षेत्र के जो सिद्ध थे वो एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। जो तमिल क्षेत्र के सिद्ध हुआ करते थे वो एक ही ईश्वर को मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और मूर्ति पूजा में वो विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि मेडिटेशन के द्वारा यानी भक्ति के द्वारा ही ईश्वर को पाया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, कन्नड़ क्षेत्र की लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। देखिए, जो कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत थे उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, मृत्यु के बाद जो व्यक्ति है वो शिव में लीन हो जाता है। तो इनके अनुसार क्या था, ये शैव धर्म को मानने वाले थे। कौन से धर्म को? शैव धर्म को। और ये जाति अधर्म को भी अस्वीकार करते थे। इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है और सबसे ज्यादा जो ब्राह्मणवाद था उसका ये विरोध किया करते थे। तो ऑप्शन बी वाला भी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? व्यापारियों का निगम कौन सा था? ऑप्शन ए है चतुर्वेदी मंगलम, ऑप्शन बी है प्रीषद, ऑप्शन सी है अष्टदिग्गज, या ऑप्शन डी है मणिग्रामम। चतुर्वेदी मंगलम क्या थे? ब्राह्मणों को जो ग्राम दान में दिए जाते थे उन्हीं को कहा जाता था चतुर्वेदी मंगलम। मणिग्रामम जो था वो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम हुआ करता था। तो ऑप्शन डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, मणिग्रामम। मणिग्रामम प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था और चतुर्वेदी मंगलम ब्राह्मणों को दान में दिए हुए ग्राम थे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था। जो तकोलम का युद्ध हुआ था कहाँ पे हुआ था? दक्षिणी भारत के अंदर। किन किन के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए है चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, ऑप्शन बी है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, ऑप्शन सी है चोल एवं होयसेल के मध्य, या ऑप्शन डी है चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था प्रांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय के बीच में। प्रांतक प्रथम जो कि चोल साम्राज्य से संबंधित था और कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। किनके बीच में हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। कौन से राजा थे? तो प्रांतक प्रथम जो चोल सम्राट थे और कृष्ण तृतीय एक राष्ट्रकूट वंश के सम्राट थे। और इसमें जीत किसकी हुई थी? राष्ट्रकूटों की जीत हुई थी। और इस जीत के बाद उन्होंने तंजौर पर अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें राष्ट्रकूटों की विजय हुई थी और राष्ट्रकूटों ने चोलों की राजधानी तंजौर पर अधिकार कर लिया था। और इस युद्ध को क्या बोला जाता है? तकोलम का युद्ध। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग, इसमें उरेयूर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन ए है मसालों के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन बी है कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन सी है विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या ऑप्शन डी है आंतरिक व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उरेयूर कहाँ पे था आपका? ये था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तिरुवनंतपुरम के पास कावेरी नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? कावेरी नदी के तट पर। किससे संबंधित था? तो ये सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है? कपास। तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था कौन सा? उरेयूर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उरेयूर कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और ये तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में था, कावेरी नदी के तट पर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तृतीय संगम कहां पर हुआ था? संगम काल के दौरान जो 3 संगम हुए थे। संगम क्या होते हैं? कवियों की गोष्ठी। जो तमिल कवि थे उनकी जो गोष्ठी हुआ करती थी उन्हीं को बोला जाता है संगम, और इसी वजह से इस काल को क्या बोला जाता है? संगम काल। तृतीय संगम कहां पे हुआ था? ऑप्शन ए है अरिकामेडु, ऑप्शन बी है कपाटपुरम, ऑप्शन सी है मदुरई, ऑप्शन डी है तुकोरिन। तो कहां पे हुआ था तृतीय संगम? देखिए प्रथम संगम हुआ था मदुरई में, दूसरा आपका हुआ था कपाटपुरम के अंदर, और तीसरा भी कहां पे हुआ था? तीसरा भी हुआ था मदुरई के अंदर। तो पहला और तीसरा मदुरई के अंदर हुए थे और दूसरा कपाटपुरम के अंदर। तो तीसरा हमें बताना है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, मदुरई। तृतीय संगम कहां पे हुआ था? मदुरई के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिणी भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो ऑप्शन ए है विश्वामित्र, ऑप्शन बी है अगस्त्य ऋषि, ऑप्शन सी है वशिष्ठ, या ऑप्शन डी हो जाएगा सांबर ऋषि। किसके द्वारा दक्षिणी भारतीयों का जो है आर्यकरण किया गया और उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त्य ऋषि थे, उन्हीं के द्वारा दक्षिणी भारत की यात्रा की गई थी और बाद में वो वहीं पर बस गए थे
और उन्हीं के बारे में ये मान्यता है कि उन्होंने दक्षिणी भारत का आर्यकरण किया था और उन्हें आर्य बनाया था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, अगस्त्य ऋषि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया है? कौन से चीनी यात्री के द्वारा चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का वर्णन किया है? ऑप्शन ए है फायान, ऑप्शन बी है वेनसांग, ऑप्शन सी है इत्सिंग, ऑप्शन डी है मातवालिन। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा मातवालिन। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चालुक्यों के शासन काल के बारे में चीन और भारत के संबंधों का विवरण किया है मातवालिन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? काकतीय राज्य वर्तमान में कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? आंध्र प्रदेश वाला। ऑप्शन ए है काकीनाडा, ऑप्शन बी है मोटुपल्ली, ऑप्शन सी है मसूलीपट्टनम या ऑप्शन डी है नेलेरू। कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा मोटुपल्ली। मोटुपल्ली जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पतन किस टाइम में था? ये काकतीय राज्य के अंदर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में ये कृष्णा नदी के पास में आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो संगम युग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस क्लास को करने के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।